हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्रारोक्स बीएससीबी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मॉडल पेपर जो है वह बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बिहार बोर्ड के द्वारा न्यू पैटर्न, बोले तो कोरोना के बाद जो पैटर्न चेंज किया है बिहार सरकार ने, उसके पैटर्न पे मॉडल पेपर आपके लिए जारी किया है। और हर बार क्या होता है कि मॉडल पेपर से 50 से 60% आसानी से क्वेश्चन हूबहू आ जाते हैं, ठीक है। और इस बार कोरोना की वजह से बिहार सरकार ने ओपन बोला है कि हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन दें। और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि हमारे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट, इवन वह कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका सॉल्यूशन हमारे चैनल पे दिया जाएगा। तो उसी तरीक़ा से आज हम लोग मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैथ का आज हम सेट 1 का सॉल्यूशन करेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ आज ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। और अगर आपको सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ सर, हमें सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन चाहिए। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिजिटल बोर्ड पे डिजिटल तरीके से आपको सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हम शुरू करते हैं आज के सेट 1 को। ठीक, ये रहा हमारे पास गणित का मॉडल सेट 1, ठीक है। आज हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। शुरू करते हैं हम आज के इस क्लास को। ये रहा हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए विवेचक, बी विविक्तिकर, सी ए एंड बी दोनों, डी कोई नहीं। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको हम लोग विवेचक भी बोलते हैं और विविक्तिकर भी बोलते हैं। मतलब हमारा पे यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में मूल का मान क्या होता है। ऑप्शन ए माइनस बी बाई ए, ऑप्शन बी सी बाई ए, सी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है, डी कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारे पास इस तरीका का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें हम लोग मूल का मान निकालने के लिए सूत्र का यूज करते हैं। जो सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इस सूत्र में जो डी होता है, कैपिटल डी, इस डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जब भी हम लोग किसी भी समीकरण का मान निकालते हैं तो आपको पता है कि जो चर का मान निकलता है वो या तो 0 होता है, या तो पॉजिटिव होता है, या तो निगेटिव होता है, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से इस डी का भी मान या तो 0 होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हमारा कंडीशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि विवेचक का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तब मूल कैसा होगा। अभी हम आपको क्या बताएं कि या तो 0 होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा। वही बोल रहा है कि अगर लेस देन 0 मतलब क्या, निगेटिव। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि डी का मान, बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 मतलब अगर निगेटिव है तो कंडीशन क्या होगा, मतलब मूल का मान कैसा होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर निगेटिव हुआ, ठीक है, अगर डी का मान निगेटिव हुआ तो मूल जो होगा वह काल्पनिक होगा। और अगर डी का मान पॉजिटिव हुआ तब जो मूल का मान होगा वह वास्तविक एवं असमान होगा। और अगर डी का मान 0 हुआ तो मूल जो होगा वह वास्तविक एवं समान होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दीर्घात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान कब होंगे। यहाँ पे कंडीशन दे रखा है। अभी हम आपको बता रहे थे कि 0, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। जैसे ये तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम उसी तरीका से ये है वास्तविक एवं समान के लिए बोल रहा है। ऑप्शन 4 है आपके पास। आपको कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर बताना है कि इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्यों हम आपको ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब हम आपको यहाँ पे बताएं और इसी से रिलेटेड जब ये क्वेश्चन है तो आप अगर कमेंट बॉक्स में सही आंसर कमेंट करोगे तो हमें भी समझ में आएगा कि मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको वाकई में समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। ऑप्शन ए 1, 2, 0, -1। तो किसी भी प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वह होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और प्रायिकता से 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जो आते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि प्रायिकता का कौन ऐसा मान है जो संभव नहीं है। अगर आपके ऑप्शन में निगेटिव मान हो तो निगेटिव मान प्रायिकता का कभी भी संभव नहीं होता है, ठीक है। और अगर आपके ऑप्शन में 1 से अधिक हो तो 1 से अधिक भी प्रायिकता का मान कभी भी संभव नहीं होता है, ठीक है। मतलब प्रायिकता का जो भी मान होता है वो हर समय 0 और 1 के बीच में ही होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्रायिकता का हमें जितना बताना था बता दिया। अगर आपको लगता है कि प्रायिकता और भी अच्छे से पढ़ना है तो आप प्ले स्टोर पे सर्च करो प्रारोक्स बीएससीबी ऐप को, वहाँ से डाउनलोड करो। और वहाँ पे हर एक चैप्टर, प्रायिकता के अलावा हर एक चैप्टर को भी बहुत अच्छे से समझाया गया और आप वहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो हर चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 लगातार संख्या में यदि पहली संख्या x है तो अगली संख्या क्या होगा।
इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन आपके पूरे इस मॉडल सेट में नहीं है। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर दो एक बार, मैं देखो कितने अच्छे से इसको समझा रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि 4 और 5 है, 7 और 8 है, 12 और 13 है। ठीक है, ये क्या है, दोनों लगातार है। 4 के बाद 5 आता है, 7 के बाद 8 आता है, 12 के बाद 13 आता है। ये सब लगातार संख्या है। तो अगर लगातार संख्या होता है तो इसमें जो बाद वाला संख्या होता है वो पहले वाला संख्या में कितना जोड़ने पे आता है, 1। 5 कैसे आया, 4 में 1 जोड़ के। 8 कैसे आया, 7 में 1 जोड़ के। 13 कैसे आया, 12 में 1 जोड़ के। मतलब एक बात तो क्लियर हो गया ना कि अगला वाला पद जो होता है वह पिछले वाला में 1 जोड़ने के बाद आता है, अगर लगातार का केस हो तो। यहाँ भी क्या बोल रहा है, लगातार संख्या। ठीक है, जिसमें पहला x है तो अगला क्या होगा, अगला कैसे आएगा, पिछला में 1 जोड़ेंगे तब। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, x+1। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बताओगे कैसे कि समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में तो आप कमेंट करने जाओगे नहीं क्योंकि उतना टाइम है नहीं। तो आप वीडियो को सिंपल एक लाइक कर दो, हमें समझ में आ जाएगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि वर्ग अंतराल 14 से 21 का परिसर क्या है। अभी तक आपको लग रहा था ना कि आपको इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, तुम्हें इंग्लिश सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है। वो ये क्वेश्चन प्रूव कर देगा तुम्हें। जैसे अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि इस परिसर क्या बोल रहा है, लेकिन इस परिसर का एक बार इंग्लिश सुनो। इंग्लिश होता है इसका रेंज, RANGE, रेंज। रेंज मतलब क्या होता है कि जैसे ये है एक जगह और एक ये है जगह, ये दोनों के बीच का रेंज पूछा जाए तो तुम क्या बोलते हो, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दे तो वही तो रेंज होता है। मतलब ये दोनों के बीच का जो दूरी होता है वही तो रेंज होता है ना। ठीक है, तो वही होता है। यहाँ पे बोल रहा है 14 और 21 का परिसर, मतलब ये दोनों को घटाओ। 14 और 21 के बीच में कितने संख्या है, 7। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी 7 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 8 से 12 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। भाई जब भी तुम्हें वर्ग चिन्ह निकालने बोले ना, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा 2 कर देना। ठीक है, वर्ग चिन्ह का यही फॉर्मूला होता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या दिया है, ये दिया है 8 और 12, तो दोनों को जोड़ दो और बट्टा में 2 से भाग कर दो। कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी। मतलब वर्ग चिन्ह निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2। यहाँ पे 8 और 12 को जोड़े तो कितना हो गया, 20 बाई 2 कितना हो गया, 10। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी के लगातार संख्याओं को योगफल के रूप में कौन से सूत्र, मतलब यहाँ पे 4 सूत्र दिया गया है। इस चारों में से ऐसा कौन सा सूत्र सही है जो एपी के संख्याओं के योगफल को बताता है। ठीक है, तो जब भी हम एपी का बात करते हैं हमारे पास 2 चीज़ आता है, एक आता है टीएन, एक आता है एसएन। ठीक है, यहाँ पे जो एसएन होता है वही होता है एपी के सभी पदों के योगफल। ठीक है, और एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, वह होता है n/2 × 2a + n-1 × d। मतलब यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस चारों ऑप्शन में से टीएन का सूत्र क्या होगा। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये एसएन का सूत्र है, लेकिन टीएन का सूत्र क्या होगा, ए, सी या डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ये रहा एपी, इसका सार व अंतर निकालना है। सार व अंतर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि अगला पद को पकड़ो, उसमें से घटा दो उसके पहले वाले पद को। इसमें से कोई 2 पकड़ो, जैसे 20 और 15 को पकड़ा तो अगला क्या है 15, 15 में से 20 घटा दो, क्या आ जाएगा आंसर, -5। ठीक है, सार व अंतर निकालने के लिए करना क्या होता है, अगला पद में से पहले पद को घटाना। हम आपको दे रहे हैं एक फार्मूला 2, 5, 8। ठीक है, हम आपको ये एपी दिए, इस एपी में आपको बताना है कि इसका सार व अंतर कितना होगा। आप जब बताओगे तभी आपको भी लगेगा, हमें भी लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, आपको लगेगा कि हम समझा पा रहे हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो दोस्त, अगर समझ में आ रहा है तो अभी लाइक करो इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अरे दोस्त इसमें कुछ नहीं करना यार, ये तुम 4 का 4 थ्योरम है, यहाँ पे 4 के थ्योरम का नाम दिया गया, एक थेल्स है, एक पाइथागोरस है, एक थेल्स प्रमेय का विलोम है और डी कोई नहीं है। ठीक है, अब इसमें से कोई एक प्रमेय ऐसा है जिसका यह कथन है। ठीक है, तो ये कथन आपको सिंपल पता है यार कि थेल्स प्रमेय का जो विलोम होता है वही ये बात बोलता है कि अगर कोई त्रिभुज है, इसके 2 भुजाओं को अगर समान अनुपात में कोई रेखा बांट रही है तो यह डेफिनेटली तीसरे के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यह किसने कहा था। तो ये जो था इसका सेम अपोजिट ये है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप ये भी बना दोगे। इसलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन आपको छोड़ रहे हैं कि आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो। इतना कुछ पढ़ने से पहले हमें देखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। पूर्ण वर्ग संख्या वैसा संख्या होता है अगर हम रूट के अंदर में रखते हैं तो यह पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 240 ऑप्शन में नहीं है, 2400 नहीं है, क्योंकि 240 का पूरा पूरा वर्ग नहीं होगा, ना ही तो 2400 का होगा, लेकिन 1600 का पूरा पूरा वर्ग निकलता है और 3600 का भी निकलता है। मतलब अगर हम रूट के अंदर में 1600 को रखें तो इसके बदले 40 बाहर आ जाएगा, और अगर 3600 को हम रूट के अंदर में रखें तो इसके बदले हमारे पास 60 बाहर में आ जाएगा। मतलब 1600 है और 3600 है, यह दोनों का दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए आंसर जो होगा इसी दोनों में से कोई होगा, ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि 16, 20 और 24 से कटे और वो भी सबसे छोटा हो, तो इस तरीके से जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 6 गुना है। मतलब क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि जो एलसीएम है वह एचसीएफ का 6 गुना है। ठीक है, एल मतलब एलसीएम, एच मतलब एचसीएफ। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि अगर एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ा जाए तो 42 आ जाए। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दो बात बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि जो एलसीएम है वह एचसीएफ का 6 गुना है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ते हैं तो 42 आता है। ठीक, और तीसरा बात बोल रहा है कि ये जो दोनों संख्या का बात हो रहा है इसमें पहला संख्या आपके पास 12 है तो दूसरा संख्या आपको क्या होगा वो बताना है। अगर भाई बात किया जाए तो अब आपके पास 9 से 10 महीना निकल गया, मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 1 महीना है। तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है आपके अपने आप से बनना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें सिर्फ क्या है, ये एक समीकरण हो गया, ये एक समीकरण हो गया, आप दोनों समीकरण को सॉल्व करो, आपको दूसरा संख्या ऑटोमेटिक पता चला जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता देंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेकिन हमें भी आपको जांचना पड़ेगा कि आप सही में सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, क्योंकि समीकरण सॉल्व करना बहुत ही आसान काम है जो आप अभी तक सीख गए होंगे। ठीक है, अगर आपको समीकरण सॉल्व करने नहीं आता है तो आप बता दो कि सर हमें नहीं आता है समीकरण सॉल्व करने, हम आपको वापस से सिखाने का कोशिश करेंगे। लेकिन इस पे वीडियो बनाया हुआ है, प्रारोक्स BSc ऐप को आप डाउनलोड करो, वहाँ पे देखो, वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया गया है, समीकरण सॉल्व करना भी बहुत ही अच्छे से सिखाया गया है। ठीक है, तो आप समीकरण सॉल्व करने वाले तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि 4x² प्लस 12x माइनस 12 का शून्यांक अल्फा एंड बीटा हो तो क्या सही होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा लेस देन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई समीकरण होता है तो उसके दो शून्यांक होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं अल्फा, दूसरे को हम लोग बोलते हैं बीटा, और इस दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है। पहला रिलेशन क्या होता है कि जब हम इस दोनों शून्यांक को जोड़ते हैं तो वह बराबर होता है -b/a के, और अगर हम इस दोनों शून्यांक को गुना करते हैं तो वह बराबर होता है c/a के। अब यहाँ पे a b c क्या होता है, तो सिंपल यार, x² के जो गुना में होता है वह a होता है, x के गुना में जो होता है वह b होता है, और जो अचर होता है वह c होता है। ठीक है, तो अब हम निकालने का कोशिश करते हैं अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b कितना है 12, a कितना है 4, कट के बाद क्या आ जाएगा -3। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आया -3। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बताया c/a। c कितना है -12, a कितना है 4, तो कट करने के बाद क्या आएगा -3। मतलब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा भी -3 आया और अल्फा प्लस बीटा भी -3 आया था। मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वह बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा के। इस तरीक़ा से ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दो यार, मेरे को समझ में आएगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें सीधा समझना है कि बहुपद के लिए कंडीशन होता क्या है। तो बहुपद के लिए कंडीशन होता है कि जो चर होता है उसका पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव नहीं है तो वह बहुपद होगा, और अगर निगेटिव है मतलब वह बहुपद कभी भी नहीं होगा। तो जब हम इस चारों ऑप्शन को देखने का कोशिश करते हैं तो इसमें हमें क्या दिखता है कि हमारा जो पहला ऑप्शन है इसमें x का पावर पॉजिटिव है, इसमें भी x का पावर पॉजिटिव है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट निगेटिव है लेकिन x का जो पावर है वह प्लस में 2 है। ठीक है, सी ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ भी x का पावर पॉजिटिव है। डी ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पे x का पावर पॉजिटिव है लेकिन x किसके है, बटा के नीचा में है।
ठीक है। तो हमें भी पता है कि जब हम बटा के नीचे वाले चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं तो इसका पावर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे में क्या है, एक्स के स्क्वायर, ऊपर में जाके क्या होगा, एक्स के पावर -2 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो होगा वह बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स का पावर निगेटिव हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ये संख्या एक ये संख्या और दोनों का HCF निकालना है। बोले तो महत्तम निकालना है। जब भी आपके पास दो संख्या दिया रहे और आपको बोले कि आप HCF निकालो, तो आप क्या करना है कि आप इसको भी देखना, आप इसको भी देखना, ठीक है। और ये दोनों में जो कॉमन होगा, मतलब जो यहाँ होगा वो यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। तो जो दोनों में होगा उसको आप बाहर निकाल देना, और बाहर निकालने के बाद जिसके पास कम से कम पावर हो उसको बाहर लिखना, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ भी आपको x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, ठीक है, तो आप x को बाहर निकाल दो। लेकिन x का कौन सा पावर लिखेगा, मान लो यहाँ पे x का पावर 5 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिखना, मतलब कम पावर वाले को HCF में लिखा जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे पहला है हमारे पास 12 x के पावर 5 y स्क्वायर, और दूसरा है हमारे पास 18 x के पावर 3 y स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको देख के हम बनाने का कोशिश करते हैं। हमें HCF निकालना है, तो क्या करेंगे, देखेंगे जो दोनों में है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब x बाहर आएगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें क्या करना है, HCF में सबसे छोटा वाला लिखना है। तो कौन सा x लिखेंगे, 3 वाला, ठीक है। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, मतलब y बाहर निकलेगा, ठीक। अब यहाँ पे y का पावर 2 है, यहाँ भी y का पावर 2 है, मतलब दोनों जगह 2 ही है, तो मिनिमम लेंगे, मतलब कम से कम लिखेंगे तो 2 ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, 12 को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 के स्क्वायर गुने 3, 18 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 3 के स्क्वायर, मतलब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब 2 बाहर निकलेगा। लेकिन कौन वाला निकलेगा, सबसे कम, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो 1 वाला निकल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 3 कितना है, 1 है, और यहाँ पे 3 कितना है, 2 है, तो 3 निकलेगा, लेकिन अकेला, तो 3 दूना 6x³ y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6x³ y स्क्वायर। आपको करना कुछ नहीं है, एक ये संख्या है, एक ये संख्या है, दोनों में से जो कॉमन होगा उसको बाहर निकालना है और पावर मिनिमम वाले को लिखना है, बस। अब इतना बड़ा स्क्रीन हम भर दिए, स्क्रीन में हम हर कुछ भर दिए और आपको समझ में आ गया, वो मैटर नहीं करता, आपको कंसेप्ट समझना है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक करो, हमें समझ में आ जाएगा कि आप अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से गुना करने पर क्या मिलेगा। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि 64 का वर्गमूल कहने का क्या मतलब। जैसे यहाँ पे हम रूट के अंदर में अगर 64 रखते हैं तो इसके बाहर में कितना निकलेगा, 8, मतलब 64 का वर्गमूल कितना हो गया, 8। और 64 का घनमूल देखना है, तो 64 का घनमूल कहने का मतलब कि 64 का पावर 1/3। तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे, तो हम यहाँ पे रखेंगे 4। इस 64 के जगह हम कितना रखेंगे, 4 के पावर 3, क्योंकि 4 का पावर 3 करेंगे तो 64 होगा। अब इस 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बाहर में, 4, मतलब 64 का घनमूल कितना हो गया, 4। 64 का वर्गमूल कितना था, 8। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 8 और 4 को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 32, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में बताना वो ये चाह रहा था कि तुम्हें वर्गमूल पता है क्या कि किसको बोलते हैं, तुम्हें पता है क्या कि घनमूल किसको बोलते हैं। तो आपको पता चल गया कि वर्गमूल किसको बोलते हैं, घनमूल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हर बार आपको मिलते रहे, ठीक है। इसी तरीका का हम जैसे अभी मैथ सॉल्व करा रहे हैं, आप चैनल का प्लेलिस्ट जाके चेक करो एक बार, आपको मैथ के अलावा वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट का मॉडल सेट को सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो आप एक बार चैनल को विजिट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 m⁻6 n² 19 m² n² का लसा क्या होगा। दोस्त अभी जो हम HCF निकालने तुमको बताए थे, सेम उसका उल्टा होता है LCM। HCF में हम तुम्हें क्या बताएं कि अगर तुम्हारे पास ये दो संख्या है तो जो दोनों में मिलेगा उसको बाहर निकालना और कम से कम पावर वाले को निकालना, ठीक है। लेकिन LCM में सिर्फ इसका उल्टा हो जाता है। जैसे ये 2 है अगर आपके पास, तो आप इस दोनों में देखो, जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर निकालो और पावर जो होना चाहिए वो अधिक से अधिक होना चाहिए, एक ये। और दूसरा क्या करना कि आप इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, अगर दोनों में नहीं मिल रहा है, अगर कोई एक ही में मिला तो उसको भी बाहर निकाला जाता है, ठीक है। जबकि HCF में क्या करते थे कि अगर दोनों में मिलता था तो निकालते थे, दोनों में नहीं मिलता था तो नहीं निकालते थे। लेकिन LCM में क्या करना है कि अगर दोनों में नहीं मिलेगा तो भी उसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो अब ये रहा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 57 m⁻6 n² और 19 m²
एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो m बाहर आ जाएगा। हमें क्या करना है एलसीएम के लिए, अधिक से अधिक पावर, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 6 वाला बाहर आएगा। ठीक, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, मतलब n बाहर आ जाएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो अधिक से अधिक कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब यहाँ पे 19 है और यहाँ 57 को क्या लिख सकते हैं, 19 गुने 3, तो यहाँ भी 19, यहाँ भी 19, मतलब 19 बाहर आ जाएगा। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, HCF होता तो 3 को नहीं लेते, लेकिन LCM है, मतलब अगर जो एक जगह मिले उसको भी लेना होता है, तो यहाँ पे 3, तो 19 दिया 57 m6 n स्क्वायर। ठीक है, तो 57 m6 n स्क्वायर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखो हमने आपको बताया क्या कि इतना आपका पूरा का पूरा स्क्रीन भर गया ना, लेकिन स्क्रीन भरने से मतलब नहीं है भाई, मैं तुम्हें जो प्रॉपर कंसेप्ट बता रहा हूँ उस कंसेप्ट से आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आ गया तो आप एक बार कमेंट में जाओ और कमेंट कर दो कि हाँ सर हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने आ गया। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर दो कि हाँ सर मेरे को एलसीएम और एचसीएफ निकालने नहीं आया, तो मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो रूट वाला है। तो रूट वाले में हम सबसे पहले हम कुछ कंसेप्ट समझने का कोशिश करते हैं कि इस तीनों क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि अगर रूट ऊपर भी है बटा के और नीचे भी है, तो इस दोनों के जगह पे हम एक रूट लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर दो रूट में संख्या गुना में है तो हम इस दोनों के जगह पे एक रूट लगा सकते हैं। सिंपल। तो यहाँ पे हमारा क्या है, रूट 10 बाई रूट 15, तो हम क्या करेंगे, एक रूट के अंदर में ऊपर 10 तो ऊपर, 15 नीचे तो नीचे लिखेंगे। इसको कट करेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, मतलब ऊपर में क्या गया रूट 2, नीचे में क्या गया रूट 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी सेम चीज़, दो रूट में है और वो बीच में गुना है, तो हम क्या करेंगे, एक रूट के अंदर में लिख देंगे 5 गुने 10। ठीक है, इस 10 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुने 2, और ये 5 पहले से है। ठीक, और हमें भी पता है कि जब रूट के अंदर में दो एक जैसा चीज़ हो तो एक बाहर आ जाता है ये दोनों के बदले, तो क्या हो जाएगा 5√2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रूट 20 इंटू रूट 15 बराबर क्या होगा। तो जैसे ये दो क्वेश्चन बताए इसी के हूबहू तो ये क्वेश्चन है। तो जब आपको तरीका बता दिए, सब कुछ बता दिए, तो आप इस क्वेश्चन को खुद करो ना, क्योंकि जब एक चीज़ बता दिया और अगर आप सीख गए तो दूसरा आप ऑटोमेटिक कर दोगे। और अगर आप इसका आंसर दोगे ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँगा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताओ। और एक सबसे बड़ा गलती क्या है कि जब भी आप YouTube पे सर्च करते हो कि आपको मॉडल सेट पढ़ना है, तो आपको क्या किया जाता है कि बहुत सारे चैनल के द्वारा मॉडल सेट के नाम पे आपको कुछ भी पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आपको बिहार बोर्ड वाला मॉडल पेपर पढ़ना है तो आप कोशिश करो कि ये रहा आपके पास मॉडल पेपर का ओरिजिनल्स है, जो ये बिहार बोर्ड का आपके यहाँ पे साइन बना रहेगा। तो आप कोई भी मॉडल सेट जब सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे देख लो कि बिहार बोर्ड का यहाँ पे स्टाम्प लगा हुआ है या नहीं। बहुत सारे यूट्यूब वाला आपको इसी तरीक़ा से पढ़ाया जा रहे हैं और आप पढ़े जा रहे हो, तो आप वैसे गलती में मत फंसो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रूट 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये इतना आपको फंसाने का कोशिश कर रहा है क्वेश्चन जिसका कोई हद ही नहीं है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। आप रट्टा मार चुके हो इतना दिन पढ़ने के बाद, आप 9 महीना 10 महीना आपका हो गया पढ़ाई का, आपको इतना नहीं पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। आपको पता है, लेकिन आपको एग्जाम वाले क्या करना चाह रहा है, आपको एग्जाम वाला फंसाने का कोशिश कर रहा है कि आप पहले इसको सॉल्व करोगे फिर निकालोगे तब इसका मान पकड़ोगे। यार उतना करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको 3 फार्मूला पढ़ाया गया होगा समेशन वाला, जिसको जोड़ने के बाद आंसर 1 आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सिंपल, हमको इसको सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमसे क्वेश्चन ही फार्मूला वाला पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट मारेंगे। तो एक तो ऑप्शन हमारा ये सही हो गया। इसी तरीक़ा से आपके पास 2 फार्मूला और पढ़ाया गया। एक पढ़ाया गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक पढ़ाया गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप इस तीनों फार्मूला को याद रखो, आपको ये सॉल्व करने का कभी ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए समेशन वाला तो डायरेक्ट अगर आंसर 1 है तो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि tan 15, tan 20, tan 70, tan 75, और ये सब कितना में है, गुना में है। ठीक, आपको अभी एक टेक्निक बता रहे हैं, आप इस टेक्निक का यूज करो, आपको आसानी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में जब भी आपको दिखाई दे कि एक ही रेशियो हर जगह है, जैसे ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, अगर एक ही प्रकार का रेशियो है आपके पास और सब गुना में है, तो आप सॉल्व करने से पहले क्या करो कि उसके एंगल को देखो। जैसे चारों का चारों 10 है, ठीक है, कोई बात नहीं, चारों का चारों 10 है, जैसे हम बताया कि सब एक होना चाहिए तो सब एक ही है,
तो जब आपको ऐसा मिल जाए कि सब एक ही मिल जाए और सब गुना में मिल जाए, तो यहाँ पे क्या है कि सारा का सारा tan है और सारा का सारा गुना में है। चलो ये भी बात सही है। तो अब आपको क्या करना है कि एंगल को देखना है कि जोड़ने के बाद 90 आ रहा है क्या। तो 15 और 75 को जोड़ते हैं तो 90 आता है, 70 और 20 को जोड़ते हैं तो 90 आता है। तो अगर आपके दिमाग में इस सिर्फ टेक्निक को ध्यान रखो कि अगर जैसे आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक ही रेशियो हर जगह हो और सबका सब गुना में हो और किसी दो एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा हो, जैसे 75 और 15 90, 70 और 20 90, तो जिसको जिसको जोड़ने पे 90 आ रहा है वो दोनों मिलके एक हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे tan 15 और tan 75 ये दोनों कट जाएगा और इसके जगह पे एक आ जाएगा। tan 20 और tan 70 कट जाएगा और इसके जगह पे एक आ जाएगा और सब गुना में है, तो एक और एक का गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक, तो यहाँ पे आंसर 1 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन बताया ना, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, आपको ये आराम से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम बिल्कुल इसी के जैसा है। ठीक है, इसमें भी क्या है कि सब एक ही जैसा है, tan है, तो चलो अच्छा बात है। सबके बीच में एक दूसरे के बीच में क्या है, गुना है, वो भी अच्छा बात है। तीसरा tan 10 और tan 80, इसमें 10 और 80 को जोड़ेंगे मतलब एंगल को जोड़ रहे हैं तो 90 हो रहा है, मतलब ये tan और ये tan 10 और tan 80 खत्म होके कितना बन जाएगा 1। यहाँ पे भी tan 18 और tan 72, tan 18 भी खत्म हो जाएगा, tan 72 भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 72 18 को जोड़ते हैं तो 90 आता है और इसके जगह पे भी 1 आ जाएगा, मतलब ये दोनों के जगह पे 1। तो 1 और 1 को गुना किए तो आया 1, लेकिन tan 45 के साथ कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं, tan 45 का मान भर दो। तो tan 45 का मान कितना आता है 1, और सब गुना में है तो सबको गुना करेंगे, 1 1 1 को गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे एक या दो ऑब्जेक्टिव आपको आएंगे ही आएंगे, तो आप ध्यान रखना कि आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप देख लेना कि क्या सभी एक जैसा है और सभी के बीच में गुना है और किसके किसके एंगल को जोड़ने पे 90 आता है, जिसके जिसके एंगल को जोड़ने पे 90 आता है वो दोनों मिलके 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है, थोड़ा सा चेंज है, हम उसको ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये देखो, इस प्लस के बाद वाले को अभी हटा दो, समझो कि इधर कुछ है ही नहीं। ठीक है, अभी हम इससे पहले देखते हैं, तो ये दोनों जगह पे क्या है, tan है, मतलब एक ही जैसा है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, गुना है, वो भी ठीक है। दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 70 और 20 90, मतलब ये भी ठीक है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, मतलब इसके जगह पे कितना आ जाएगा आंसर 1। ठीक, तो इतना इस पूरा के जगह पे हमें क्या लिखना है 1, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पूरा के जगह हम क्या लिखे 1, और बीच में क्या है प्लस tan 45, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन सी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा। ठीक है, sin 45 cos 45, cos 45 sin 45, ये दोनों के बीच में क्या है जोड़ना। अब यहाँ पे देखो sin 45 है और cos 45 है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मान भर के भी रख देते हैं। sin 45 का मान 1/√2, cos 45 1/√2। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, सेम यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। ठीक है, मतलब इतना के जगह क्या आया 1/2, ये प्लस है तो प्लस, cos 45 1/√2, sin 45 1/√2, दोनों को गुना करेंगे तो 1/2, इधर आधा दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा, मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P sin 30 डिग्री माइनस P cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। दोनों जगह P है तो सबसे पहले P बाहर निकाल दो, उसके बाद sin 30 का मान 1/2 माइनस cos 60 का मान 1/2, यहाँ 1/2 प्लस में, यहाँ 1/2 माइनस में, मतलब दोनों कट के क्या हो जाएगा 0। भाई 0 को तुम कितना से भी गुना करो भाई 0 ही होगा आंसर, 28 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट दो क्वेश्चन, ये रहा 29 नंबर और ये रहा 30 नंबर। ये दोनों क्वेश्चन आपको बना के लाने, ये दोनों क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन है। ये यहाँ तक रहा मेरे पास 60 के 60 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैथ का सेट ए में कितना ऑब्जेक्टिव है 60 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आज के हम क्वेश्चन में कितना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाएं, सिर्फ और सिर्फ 30। नेक्स्ट 30 ऑब्जेक्टिव जो है हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक, मैथ में हम लोग एक बार में 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पता चलेगा हमारे अंदर 10 क्वेश्चन भी नहीं सही से आया। तो हमने आज के क्लास में 30 क्वेश्चन सॉल्व किया। आप कोशिश करो कि इस 30 क्वेश्चन में जितना भी आपने सीखा उसको नोट करो अपने कॉपी पे और उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, और आपको यह पूरा का पूरा PDF आपको हमारे पैराडॉक्स के ऐप पे फ्री में मिल रहा है, तो आप वहाँ पे जाओ, डाउनलोड करो और डाउनलोड करके वहाँ पे बना के देखो कि आपने जो 30 क्वेश्चन यहाँ पे सीखा आपको कितना क्वेश्चन आ गया, या
आप मार्केट से जो मॉडल सेट खरीदो आप उसको प्रैक्टिस करो। तो अब ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करो। तो ये 2 क्वेश्चन जो हम आपको 30 में से जो 29 और 30 नंबर आपको जो क्वेश्चन दिए उसको आप प्रैक्टिस करके लाओ घर से। ये रहा 29 और 30 नंबर क्वेश्चन जो आपको घर से प्रैक्टिस करके लाने हैं, ठीक है। और भी आपको बीच में एक क्वेश्चन दिया गया था उसको आप दो, ठीक। और आप कोशिश करो कि ऐसे मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने जारी किया उसको पढ़ाई करने का आप कोशिश करो, ठीक है। और इस पूरे के पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हमारे और भी टीचर के द्वारा दिया जाएगा, और भी जो भी सब्जेक्ट आपके रह गए हैं उस सारे सब्जेक्ट का दिया जाएगा। आप एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक करो, प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट का मॉडल सेट का सॉल्यूशन आपको देखने वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। एम करते हैं आज के इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक के। अगर 50 लाइक कंप्लीट होता है तो इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट बच गया है जिसमें हम लोग आगे के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं उस 30 क्वेश्चन को भी लेके आएंगे। और आप कमेंट करो कि आपको सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, या सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही चाहिए। अगर आपको सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। स्मार्ट बोर्ड पे स्मार्ट तरीका से आपके लिए सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम लोग लेकर आएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करो कि यस सर हमें सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन चाहिए।